नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपकी 4th यूनिट चल रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। और आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होने कहाँ है, तो एट द इंटरफेस पर। इंटरफेस क्या होता है, बाउंड्री किसकी है, तो ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया, दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, या एक ऊपर होगा नीचे होगा, एक कैसे मान सकते हो आप, मीडियम का प्लूरल है मीडिया। तो दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक आप जानते हो, डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टिंग, ठीक है जी, जिन्हें आप परावैद्युत माध्यम भी कह सकते हो। तो दो परावैद्युत माध्यमों के पृष्ठ पर, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग का परावर्तन तथा अपवर्तन, हिंदी में ये कहेंगे। तो आइए इसे समझ लेते हैं, ठीक है जी। देखो आप कैसी मान सकते हैं, मैं इंटरफेस यहाँ पे मान रहा हूँ, आप ऐसे मान सकते हो कि एक इस साइड, मतलब मैं इंटरफेस यहाँ मान रहा हूँ तो एक मीडियम इस साइड होगा एक इस साइड होगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लाइन ऐसे खींच सकते हो, इंटरफेस एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो एक ही तरीके से सारा लेके चल लो। तो आपके कृष्णा की बुक में इसी तरीके का दे रखा है, तो इसी तरीके से कर लेते हैं, बाकी कैसे भी कर सकते हो। ये आपका है ना, ये 3 एक्सिस हैं, आप जानते हो। ठीक है जी, इसे एक्सिस मान लो, इसे वाई और इसे जेड, ठीक है जी। आपको पता है तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और सामान्यतः ज़्यादातर एक्स इसे लिया जाता है, वाई इसे लिया जाता है और जेड इसे लिया जाता है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे आसान पड़ेगा तो हमने ये वाई एक्सिस ली, ये एक्स और ये जेड, ठीक है जी। तो इंटरफेस देखो कहाँ पे है, इंटरफेस इस तरीके से है। ये जो वाई एक्सिस है ना, ये बाहर को है, बेसिकली बाहर को। तो इंटरफेस जो है आपका, ये बाउंड्री जो है ऐसे है, ऐसे, यानी वो बाहर को है, तो मतलब वाई एक्सिस के अलोंग है ना, और ऐसे है तो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब इंटरफेस जो है एक्स वाई प्लेन में है, समझ गए। ये कौन सा प्लेन है, इसके अकॉर्डिंग ये तो देखो वाई एक्सिस है और ये कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो प्लेन कौन सा हुआ, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यदि ये इंटरफेस ऐसे होता तो फिर जेड प्लेन में आ जाता, लेकिन जेड एक्सिस में नहीं है। इंटरफेस में चलो बना के दिखा दूं आपको, यानी इस तरीके से है। इस तरीके से, ठीक है जी। ये जो आपको सारा दिख रहा है ये, ठीक है जी, ये क्या है, ये आपका इंटरफेस है या बाउंड्री है, ठीक है। 3D में आप बात करें तो कैसे, 3D में आप देखेंगे तो ये कैसे रखा है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है ना, और ये बाहर को वाई एक्सिस है। तो ये कौन से प्लेन में हुआ, इंटरफेस एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पर जेड बराबर क्या होगा, 0, ठीक है जी। चूंकि ये एक्स वाई प्लेन में है इसलिए जेड बराबर क्या होगा, 0। एक्स वाई प्लेन में जेड बराबर 0 ही होता है, आप जानते हो। वाई जेड प्लेन में एक्स बराबर 0 होगा, ठीक है जी, और एक्स जेड प्लेन में वाई बराबर 0 होगा, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स से आप समझते ही हो। तो इस तरीके का प्लेन है, ये डायग्राम आप बना सकते हो। बाकी मैंने समझा दिया कि किस तरीके से आपका इंटरफेस लिया है। बाकी डेरिवेशन करने के लिए ये डायग्राम, ठीक है, काम नहीं आएगा। दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं, तो आप इसे बना लो पहले, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया है कि प्लेन ऐसे रखा है, ठीक है। बस अब इस बात को ध्यान रखना, जेड बराबर 0 है ही। हम देखो
ये एक्स एक्सिस है ना, नहीं बल्कि ये तो जेड ली थी, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई ऐसे है ना, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लेन बस अब ऐसे रखा है, इंटरफेस तो ऐसे दिखा लो। तो ये क्या है, इंटरफेस है या बाउंड्री है, और जेड बराबर 0 है ना। अभी मैंने बताया आपको क्योंकि इंटरफेस किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। देखो ऐसे प्लेन रखा है, इधर से एक लाइट रे आएगी, इंसिडेंट होगी, ये रही, आके गिरी और रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, तो टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। और देखो रिफ्लेक्शन तो पढ़नी है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है, तो आप अपवर्तन भी करो। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मान लो ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, इस चक्कर में पढ़ना भी नहीं है। चाहे ये रेयरर हो चाहे ये रेयरर हो, चाहे ये डेंसर हो चाहे ये डेंसर हो, रेयरर यानी विरल, डेंसर यानी सघन। तो आपको पता है नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी यदि डेंसर मीडियम में जा रही होगी तो, और रेयरर में जा रही होगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। लेकिन इस चक्कर को छोड़ देना है, वैसे कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो बैंड हो गई नॉर्मल की ओर, ठीक है जी। तो इस रे को आप क्या कहोगे, इंसिडेंट रे। इसका डायग्राम ही है थोड़ा समझने का, बाकी कोई ज़्यादा है नहीं इसमें बात। ठीक है जी, और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और देखो ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्टेड। ठीक है जी, रिफ्रैक्शन होता है ना, रिफ्रैक्शन, तो उसी से बना रिफ्रैक्टेड, या इसे ट्रांसमिटेड भी कह सकते हो। ठीक है जी, इसे कहेंगे आपतित किरण, इसे कहेंगे परावर्तित किरण, और इसे कहेंगे क्या, अपवर्तित। और ट्रांसमिटेड को कहते हैं पारगमित। पारगमित यानी जो आर पार निकल गई, ट्रांसमिट जो जिसका ट्रांसमिशन हो गया, जो आर पार निकल गई। ठीक है, इनके जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है ना, यानी कि संचरण नियतांक, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे मैकेनिक्स में। तो इसका मान लो वेक्टर k1, इसका मान लो वेक्टर k1 डैश, और मान लो इसका प्रोपोगेशन वेक्टर है वेक्टर k2। संचरण नियतांक हिंदी में कहते हैं। मान लो एंगल जो बनाएगी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। मान लो θ1 है, और परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये θ1 डैश है मान लो। और ये जो ट्रांसमिशन एंगल है, जिसे आप पारगमन कोण या अपवर्तन कोण भी कह सकते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हो, θ2। क्लियर है, ठीक है जी। अब देखो ये डायग्राम तो मैंने आपको बताया, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लो बस। क्या लिखोगे, बस है ना, इसमें k1 डैश और k2 क्या है, ये है प्रोपोगेशन कांस्टेंट्स। ठीक है, तो लेट ए डाई इलेक्ट्रिक, बल्कि ऐसे कहना लेट एन इंटरफेस या ए बाउंड्री, ठीक है, विच सेपरेट्स टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया, जो दो डाइलेक्ट्रिक मीडिया को सेपरेट करती है। ठीक है, लेट k1 कोमा वेक्टर k1 डैश एंड k2 बी द प्रोपोगेशन कांस्टेंट्स ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, क्लियर है बस, है ना। और जो आता रहेगा बीच में बताते रहेंगे। तो हिंदी में क्या कहेंगे कि माना वेक्टर k1 डैश तथा वेक्टर k2 आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वो परावर्तित किरण तथा पारगमित या अपवर्तित किरण के
संचरण नियतांक है। ठीक है जी। तो देन देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन जो थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन लेके चलना है यहाँ पे। तो देन वी नो दैट, ऐसे लिखना, वी नो दैट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, शॉर्ट में लिख दो, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन याद है आपको, जो ये थी डेल है ना, डेल टू वेक्टर ई माइनस क्या था, म्यू एप्सिलॉन, और यहाँ था डेल टू वेक्टर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर 0। इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें याद रखना है। ठीक है। तो मैंने कहा वी नो दैट सॉल्यूशन जो है ना ये है इज, ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये है, देखो वो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में है तो ई की टर्म में है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके भी ई की टर्म में आएगा। ई बराबर है ई नोट, है ना, ई की पावर आई ओमेगा, बल्कि पहले के है, वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी, ये सॉल्यूशन है। ठीक है जी। ये सॉल्यूशन हम करते हैं फॉर किसके लिए, इंसिडेंट रे के लिए करो पहले। ठीक है जी, फॉर इंसिडेंट रे कह दो या वेव कह दो, इंसिडेंट वेव के लिए, इंसिडेंट वेव के लिए वेक्टर E1 हो जाएगा और ये भी E नोट 1 हो जाएगा, e की पावर आई K1 हो जाएगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट K1 माना है इंसिडेंट रे के लिए, R तो R, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 हो जाएगी, टाइम तो T है। ठीक है जी। और किसके लिए करें, फॉर रिफ्लेक्टेड रे या वेव, क्या आएगा, वेक्टर E1 डैश, वेक्टर E नोट 1 डैश e की पावर आई, क्या आएगा, K1 डैश डॉट वेक्टर R माइनस ओमेगा 1 डैश टी। फिर कर लो ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड, जो भी आप, रिफ्रैक्टेड जो भी आप उसे कहो, ठीक है जी। पारगमित या अपवर्तित तरंग के लिए वेक्टर E2 हो जाएगा या E नोट 2 हो जाएगा, और e की पावर में है i, क्या जाएगा, K2 डॉट वेक्टर R माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। ठीक है जी। वेयर करके आप बता दो ये क्या है, E नोट 1, E नोट 1 डैश, E नोट 2, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है भाई, जो इससे पहले रहता है वो एम्पलीट्यूड ही तो रहता है। एम्पलीट्यूड यानी आयाम या मैक्सिमम वैल्यू को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो ये एम्पलीट्यूड्स हैं। तो लिखना वेक्टर लेट वो वेयर करके वेक्टर E नोट 1, वेक्टर E नोट 1 डैश, वेक्टर E नोट 2 बी द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड रे वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव रेस्पेक्टिवली। ये आयाम है। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ तक का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी। तो नोट करते चलो इस डेरिवेशन को अच्छे से, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका तो वही है, बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन जितना अच्छा नोट करते हुए, है ना, रफली समझते चलते हो नोट करते हुए, तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है जी। चलो तो यहाँ को कर लो बीच में, वो है ना, जरूरत पड़ेगी ना इनकी भी। देखो तो देन फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है,
वो आप, है ना, लिख लो। क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक, ऐसे लिखना, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर या रिमेन कंटिन्यूस रहते हैं अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है जी। ये बात आप लिख लेना यहाँ पे। हिंदी में कहेंगे विद्युत क्षेत्र की सीमा, विद्युत क्षेत्र के सीमा प्रतिबंध से, ठीक है, बाउंड्री को सीमा ही कहते हैं सर, ठीक है, सीमा प्रतिबंध से, ये देख लेना हिंदी की बुक में। और क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र सीमा के दोनों ओर कैसे रहते हैं, अनवरत रहते हैं, लगातार रहते हैं, यानी चेंज नहीं होते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है, विद्युत क्षेत्र के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं, यानी स्पर्श रेखे घटक, विद्युत क्षेत्र के स्पर्श रेखे घटक सीमा के दोनों ओर, बाउंड्री के दोनों ओर कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। इसे आप हिंदी में ऐसे कह सकते हो। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है जी, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री। इसका मतलब दैट इज करके आप ऐसे कह सकते हो, या लैंग्वेज में ना भी लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि जो बाउंड्री के इस पार टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, टी का मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट, वन का मतलब वन मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है फर्स्ट मीडियम में टेंजेंशियल, वो बराबर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरे मीडियम में कंपोनेंट है, कौन से वाला, टेंजेंशियल, ठीक है, स्पर्श रेखीय। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं फर्स्ट मीडियम में, कौन कौन से, एक तो इंसिडेंट रे का और एक रिफ्लेक्टेड रे का, दो रे है ना, दो वेव है, तो क्या आएगा, वेक्टर E1 एक तो, और एक है वेक्टर E1 डैश। भाई इसका होगा वेक्टर E1, इसका होगा वेक्टर E1 डैश, और टी बाहर लिख दो क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट लेने हैं दोनों के। और यहाँ क्या आएगा, उसका होगा मान लो वेक्टर E2, और कौन सा कंपोनेंट लेना है, टेंजेंशियल। इन तीनों की वैल्यू रख दो यहाँ से, देखो ये वेक्टर E01 है ना, e की पावर I k1 डॉट वेक्टर R माइनस ω1t, इसकी रख दी, इसकी रखो E01 डैश e की पावर I k1 डैश डॉट वेक्टर R माइनस ω1 डैश t, ठीक है जी। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट लेने हैं इनके, तो t तो बाहर रहेगा ही, और बराबर E2 की वैल्यू रखो E02 e की पावर I k2 डॉट R माइनस ω2t, ठीक है जी। और यहाँ भी t रहेगा क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी। देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स तो इन्हीं के लेने हैं ना, इन्हीं के, तो इन्हें बाहर कर लो, इनका तो कोई काम ही नहीं है, ये बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा E01, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना है, ये बाहर रहेगा ऐसी, ठीक है जी, प्लस इसका भी टेंजेंशियल कंपोनेंट टी लिख लो यहाँ भी, और ये बिल्कुल ऐसी, ठीक है। थोड़ा लेंथी सा है, समझने का है बस, है ना। हाँ यहाँ देखो डर रहता है, डैश छूट गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना डैश छूट तो नहीं रहा कहीं, देखो यहाँ भी छूट रहा है, सही से एक बार दोबारा देख लें। इसमें तो है नहीं डैश, दूसरे वाले में डैश लग गया सब जगह, ठीक, डैश छूटने का डर रहता है, ध्यान देना इस बात पे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है जी। बराबर में क्या है, E02, यहाँ डैश नहीं है, देखो यहाँ डैश लगाने को, है ना, हो रहा है हाथ, है ना, देखो। तो यहाँ तक क्लियर है सारा, और वो बाकी जो आगे का है वो सेम लिख दो, k2 डॉट R माइनस ω2t, क्लियर है जी यहाँ तक, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, या नोट कर लो। तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि ये वैल्यूज मैंने यहाँ लिखनी थी, लिख लिया।
देखो यहाँ से ये जो बाउंड्री कंडीशन है ना, बिकॉज बाउंड्री कंडीशन वो इंडिपेंडेंट होती है, इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, यानी अनिर्भर होती है किस पर, ऑन टाइम, टाइम पर निर्भर नहीं करती, न पोजीशन पर निर्भर करती। लेकिन अभी टाइम वाले का देख लो, तो टाइम पे निर्भर नहीं करती बाउंड्री कंडीशन, तो इसका मतलब है टाइम पे निर्भर नहीं करती। तो टाइम वाला जो फैक्टर है, ये टाइम वाला फैक्टर ये है ना, इसमें ये वाला है और इसमें ये वाला है, टाइम वाले फैक्टर चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब सेम रहेंगे, ठीक है। तो टाइम पर निर्भर नहीं करती है ना बाउंड्री कंडीशन, तो टाइम वाले जो फैक्टर हैं वो सेम रहेंगे, यानी ω1t बराबर होगा ω1' और ये होगा बराबर ω2t के। तो t से t तो कट जाएंगे तीनों, ω1 बराबर आया ω1' के और ये आया बराबर ω2 के। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, कोणीय आवर्ती। और यदि फ्रीक्वेंसी आवर्ती के पदों में लिखना है टर्म्स में, तो ऐसे कर सकते हो, ओमेगा बराबर 2πn होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 2πn1 2πn1' और ये 2πn2, तो 2π कट जाएगा तो बचेगा n1 बराबर n1' बराबर n2, ठीक है जी। तो चार चीज़ें हमें इसमें प्रूफ करनी है, एक हमारी प्रूफ हो गई है ये, हैंस करके आप लिख दो, हैंस जो फ्रीक्वेंसी है ना किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है ना, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी। अब देखो चाहे रिफ्लेक्शन हुआ हो n1, देखो n1 है इंसिडेंट रे की या इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, और n1' है रिफ्लेक्टेड रे की या वेव की फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन होने पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, और n1 n2 के बराबर है, तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन होने के बाद भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई है ना। तो इसका मतलब है आप लिख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है किसके बाद भी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद भी फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है जी। तो एक विशेष बात यहाँ से ये भी प्रूफ होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो क्या रहती है हमेशा, चाहे रिफ्लेक्शन हो और चाहे रिफ्रैक्शन हो, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। n1' रिफ्लेक्टेड वेव की है फ्रीक्वेंसी और ये इंसिडेंट वेव की, तो रिफ्लेक्शन होने पर भी चेंज नहीं हुई, ठीक है जी। और n1 तो इंसिडेंट की है और ये है रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड की, तो रिफ्रैक्शन होने पर भी चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब चेंज नहीं होती है चाहे रिफ्लेक्शन हो और चाहे रिफ्रैक्शन हो। कर लोगे इसे, चलो ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो या यहाँ तक नोट करो। फ्रीक्वेंसी वाला जो हमें प्रूफ करना था वो कर दिया, ये वाला रिजल्ट हमें बीच में को है ना इसकी ज़रूरत पड़नी है कई बार, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ω1 बराबर ω1' बराबर ω2, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है जी। चलो देखो बाउंड्री कंडीशन टाइम पर तो डिपेंड करती ही नहीं है, टाइम पर इंडिपेंडेंट रहती है, साथ में ये पोजीशन पर भी क्या रहती है, इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब पोजीशन वाले जो पोजीशन और है ना स्थिति, ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये भी सब कैसे होंगे, सेम। तो इसका मतलब k1 डॉट वेक्टर r बराबर होगा k1' डॉट वेक्टर r बराबर होगा k2 डॉट वेक्टर r, ठीक है जी। ये कैसे होंगे, सेम होंगे, क्लियर है। देखो एक चीज़ समझो, मान लो वेक्टर r आपका है xi प्लस yj, देखो और प्लस zk होता है, लेकिन जो हमारा ये है ना इंटरफेस वो xy प्लेन में है, इस बात को मत भूलो।
और एक्स वाई प्लेन में जेड बराबर 0 है, यानी ये जो वेक्टर आर है और ये जो वेक्टर के है, इस किसी में भी जेड का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि जेड बराबर 0 है जिस प्लेन में ये लाई करता है ना। तो इसका मतलब जेड वाली टर्म नहीं लेनी। और वेक्टर के बताओ क्या होगा, मान लो वेक्टर k1 के लिए कर लो, तो क्या होगा k1 x है ना i कैप प्लस k1 y j कैप। जेड वाला तो होगा नहीं, मैंने बता दिया, क्योंकि इंटरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो जेड बराबर 0 है, यानी जेड की सब आर में भी और के में भी सब आर वाली जो है टर्म वो कितनी होगी 0। यहाँ पे डॉट आ रहा है इन सब का, तो डॉट कर लो, वेक्टर k1 डॉट वेक्टर r करो, डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i1 हो जाएगा, तो ये बचेगा x k1x प्लस y k1y j डॉट j1 हो जाएगा, तो ये आएगा, ये है ना, ये साइड में लिख लो। ठीक है, इधर का दिख रहा है, चलो इधर लिख लेते हैं। तो देखो k1 डॉट r आया है ये, तो यहाँ पे लिख लो क्या आएगा x, या k वाली टर्म पहले लिख लो, वो कांस्टेंट है ना, तो k1x इंटू एक्स प्लस k1y इंटू वाई, ये बराबर है, इसका लिखो डैश जैसा जाएगा बस, k1x डैश x प्लस k1y और यहाँ डैश तो आएगा k1 डैश y और इंटू में y। ठीक है, और बराबर में तीसरे वाला किसके लिए लिखो k2x x प्लस k2y y। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो यहाँ से है ना आपके तीनों कंपोनेंट, ये वाला है ना, ये वाला हमने तीनों एक्स वाई के कंपोनेंट पे रिजोल्व कर लिया है, और जेड बराबर तो 0 होगा, मैंने आपको समझाया। ठीक है जी, तो तीनों बराबर हैं, तो ये बराबर कब होंगे आप ये बताओ, ये बराबर है, तो इसे आपने ऐसे लिख लिया, इसे आपने ऐसे लिख लिया और इसे आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है जी, तो ये तीनों बराबर कब हो सकते हैं, देखो ये वाला तीनों कब बराबर होंगे, जब ये बराबर हो और ये बराबर हो, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ 2 है, 2x प्लस 2y, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2x प्लस 2y, यहाँ भी क्या होना चाहिए 2x प्लस 2y, तभी तो बराबर होंगे। ये 2x प्लस 2y है, ये भी 2x प्लस 2y है, ये भी 2x प्लस 2y है, तो इसका मतलब जो यहाँ है वो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, तभी तो ये है ना, ये बराबर होंगे ना, समझ गए। इसका मतलब है यदि ये तीनों बराबर हैं, मतलब ये तीनों बराबर हैं, तो ये तीनों भी बराबर होने चाहिए और साथ में ये तीनों भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से पता चलेगा एक निष्कर्ष ये कि k1x बराबर होना चाहिए k1 है ना k डैश 1x, और ये बराबर k2 है यहाँ, है ना 2x। ठीक है जी, और साथ में ये भी होना चाहिए बराबर k1y बराबर k डैश 1y और बराबर k2y। ये बात समझ में आई। अब एक बताओ, नीचे वाले से एक चीज़ हम प्रूफ कर पाएंगे, अभी हमने एक चीज़ प्रूफ की है, केवल 3 चीज़ और प्रूफ करनी है, 4 चीज़ें इसमें प्रूफ करनी है डेरिवेशन में। अभी हमने एक चीज़ प्रूफ की है, वो उधर लिखी, ω1 बराबर ω1 डैश बराबर ω2, तो ये तीनों बराबर हैं। तो आप मुझे बताओ k1y क्या है, 1 है इंसिडेंट रे के लिए, 2 है रिफ्लेक्टेड रे के लिए, और ये है ट्रांसमिटेड रे के लिए। तो आप मुझे बताओ जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इज इन, बताओ कौन से प्लेन में है इंसिडेंट रे, ये वाली रे कौन से प्लेन में है, आप ये बताओ, माने ये वाली जगह कौन सी है, ये कौन सा प्लेन है। ठीक है, प्लेन में देखो कैसे पता चलता है, प्लेन कैसे चलता है, ये वाली एक्सिस कौन सी है और ये कौन सी है। तो यदि मैं यहाँ देखूँ तो बताओ ये कौन सी एक्सिस है, ये वाली, और ये कौन सी एक्सिस है, पता चल जाएगा कौन से प्लेन में है। तो आप पाएंगे ये वाली जो है ना, ये वाली, भाई ये वाली कौन सी है, जेड एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस है। ये वाली कौन सी है, ये रही एक्स एक्सिस, समझ गए। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, तो मैं कह दूँ इंसिडेंट रे इज इन एक्स जेड प्लेन। और आपको एक बात पता है, जब मैंने एक बात शुरुआत में बता दी
कि यदि एक्स वाई प्लेन है तो जेड बराबर 0 होगा, यदि वाई जेड प्लेन है तो एक्स बराबर 0 होगा, और यदि एक्स जेड प्लेन है तो वाई बराबर 0 होगा। ये बात आप पहले से जानते होंगे। और मैंने इंटरफेस को एक्स वाई प्लेन में लिया, इसी कारण जेड बराबर 0 रखा। तो ठीक इसी प्रकार जब इंसिडेंट रे एक्स जेड प्लेन में है तो वाई बराबर 0 होगा या नहीं? तो वाई बराबर क्या होगा? 0। वाई बराबर 0 होगा मतलब वाई के सारे कंपोनेंट कैसे होंगे? 0। इंसिडेंट रे के लिए कह रहा हूँ केवल। तो इंसिडेंट रे के लिए वाई का जो इसका प्रोपोगेशन कांस्टेंट का कोएफिशिएंट ये है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट वाला जो फैक्टर है ये k1y, ये तो 0 होगा क्योंकि इंसिडेंट रे के लिए, तो इंसिडेंट रे के लिए जो भी कुछ है ना, उस इंसिडेंट रे के लिए y बराबर 0 है। इसका मतलब इंसिडेंट रे के लिए y के कंपोनेंट 0 है, चाहे वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट हो चाहे कुछ और हो। तो इसका मतलब क्या? सो k1y भी क्या होगा? 0, क्योंकि y बराबर 0 है इंसिडेंट रे के लिए, और k1y इंसिडेंट रे के लिए तो है और y आ रहा है उसमें भी, तो k1y क्या होगा? 0। अब देखो जब k1y इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, तो जब k1y 0 है तो k1-y वो k-1y और k2y दोनों 0 होंगे नहीं। इसका मतलब k1y तो 0 है, साथ में k1 वो k-1y k2y दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भी तो इसके बराबर हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये दोनों भी कैसे होंगे? 0। ठीक है जी, और इन दोनों के 0 होने का मतलब पता है क्या है? k1y 0 था, इसका मतलब y बराबर 0, और y बराबर 0 का मतलब एक्स जेड प्लेन में, 1 का मतलब इंसिडेंट रे। इसका मतलब k1y के 0 होने का क्या मतलब है कि इंसिडेंट रे कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। k1y के 0 होने का मतलब है ये। देखो कैसे, इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में थी तो y बराबर 0 था, और y बराबर 0 था तभी तो k1y 0 हुआ। तो इस बात को है ना सीधा ना ले जाके उल्टा लेके चलो। उल्टा कैसे? कि भाई k1y 0 है, क्यों? क्योंकि y वाला 0 है इंसिडेंट रे के लिए, और इंसिडेंट रे के लिए y बराबर 0 है। इसका मतलब इंसिडेंट रे कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। और जब इंसिडेंट रे एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है जी, तो इसका मतलब है यहाँ से रिलेशन कर दो उसका। तो इंसिडेंट रे एक्स जेड प्लेन में है तो k1y 0, और k1y 0 है तो इसका मतलब है इंसिडेंट रे एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है जी, बात समझ में आई? तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि इन दोनों बातों से क्या बात पता चलती है? k1y 0 आया, इसका मतलब इंसिडेंट रे किस में है? ये एक्स जेड प्लेन में। अब k1y अकेला थोड़ा 0 है, k1 वो k-1y भी 0 है और k2y भी 0 है। इसका मतलब ये दोनों भी, यानी ये इंसिडेंट रे के लिए था, ये किसके लिए है? रिफ्लेक्टेड रे के लिए, और ये किसके लिए है? ट्रांसमिटेड रे के लिए। इसका मतलब इंसिडेंट रे तो एक्स जेड प्लेन में है ही, साथ में रिफ्लेक्टेड रे भी और साथ में ट्रांसमिटेड रे भी, दोनों ये भी किस में है? एक्स जेड प्लेन में है, यानी सेम प्लेन में है तीनों। इससे ये तो सिद्ध होता है भाई तीनों ही एक्स जेड प्लेन में है, तो यानी तीनों ही सेम प्लेन में है। और इंसिडेंट रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक प्लेन में होती हैं। ये एक लो है या नहीं? लो है ना, तो मैं लिख देता हूँ हैंस इंसिडेंट रे या वेव कह दो, जो भी आपको ठीक लगे, और रिफ्लेक्टेड, ठीक है जी, वेव कह दो चलो, और साथ में ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड कह दो, वेव है ना। ये सारी किस में लाई करती हैं? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है जी, सेम प्लेन में लाई करती हैं। और सेम प्लेन कौन सा है? तो एक्स जेड प्लेन। सारी की सारी एक्स जेड प्लेन में है, चाहे इंसिडेंट वेव हो, चाहे रिफ्लेक्टेड वेव हो, और चाहे रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड वेव हो, तीनों किस में लाई करती हैं? ठीक है, किस में? सेम प्लेन में, यानी एक्स जेड प्लेन में। तो ये दो नियम सिद्ध हो गए। आपको याद होना चाहिए रिफ्लेक्शन का लॉ है पहला, क्या यही तो है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे
साथ में नॉर्मल को जोड़ लेते हैं, है ना। और लाई इन सेम प्लेन, तो एक नियम रिफ्लेक्शन का सिद्ध हो गया, और साथ में यहाँ इंसिडेंट रे के साथ रिफ्रैक्टेड रे भी है, तो एक लो रिफ्रैक्शन का भी सिद्ध हो गया, है ना, अपवर्तन का हो गया नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन का भी तो पहला लो यही है। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लो हमें सिद्ध करने थे, तो एक एक लो इन इस लाइन को प्रूफ करने से एक एक लो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ हो गया। अब दो लो बचे, एक तो रिफ्लेक्शन का, दूसरे वाला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एक तो ये प्रूफ करना है, और एक रिफ्रैक्शन का दूसरे वाला, अपवर्तन का दूसरे वाला, जिसे आप स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल का नियम, वो प्रूफ करना है, दो और करने हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के दोनों हम प्रूफ कर लेंगे, एक तो हो गया, एक और कर देंगे, रिफ्रैक्शन के भी दो कर लेंगे, एक प्रूफ हो गया, एक और कर देंगे, तो चारों नियम प्रूफ हो जाएंगे, दो रिफ्लेक्शन के, दो रिफ्रैक्शन के। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लॉज प्रूफ करने को आते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। साथ में हमने तो चारों लॉ तो प्रूफ करेंगे, साथ में हमने ये और प्रूफ कर लिया है, ये वाला, कि फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, हमेशा सेम रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है जी। तो अभी तक हम दो बातें हमने प्रूफ कर ली हैं, दो और करनी है हमें, कौन सी, कि एक तो रिफ्लेक्शन का सेकंड वाला लो और एक रिफ्रैक्शन का सेकंड वाला लो, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जैसे भी। तो मैं इसे रफ करता हूँ, ठीक है जी। इसकी थोड़ी मुझे जरूरत पड़ेगी, अब मुझे इधर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इधर से रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन समझने का है ना, चाहे लेक्चर को आपको दो बार देखना पड़े, देखना क्वेश्चन, है ना, समझने का है, दमदार क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो अब आपने ये उठाए थे ना वाई वाले, हाँ यहाँ लिखे हैं ना, ये एक्स वाले लिखे हैं, ये वाई वाले लिखे हैं, तो आपने वाई वाले की हेल्प से ये प्रूफ कर दिया। अब एक्स वालों को ले लो, रिफ्लेक्शन का दूसरे वाला लो प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को उठा लो, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए तो ये है, ये इंसिडेंट रे के लिए है, ये रिफ्लेक्टेड रे के लिए है, और ये ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड के लिए है। तो रिफ्लेक्शन के लिए करें तो इन दोनों को उठा लो पहले, k1x वी हैव करके लिख देना, k1x, x यहाँ पे है सफिक्स में, बराबर है k-1x, ठीक है जी। x का मतलब आप समझते हो, x क्यों लिख रहा है, x इसलिए लिखा है, इसका मतलब है x कंपोनेंट। x क्यों आया था, देखो यहाँ लिखा तो है, r क्या था, x i कैप, इसका मतलब i के साथ क्या आता है, जो x कंपोनेंट होता है। k1 का भी कौन सा कंपोनेंट है, x वाला, ये k1 का कौन सा कंपोनेंट है, y वाला, तो ये है k1 का x वाला कंपोनेंट, और ये है k1 डैश का x वाला कंपोनेंट। तो देखो k1 तो ये रहा, k1 डैश ये रहा, इनका x वाला कंपोनेंट देखो। अब x वाला कंपोनेंट पता है कौन सा होता है, जो x एक्सिस के एलोंग हो, और x एक्सिस ये वाली है, ये वाली देखो, ये लिखी x, तो ये वाली एक्सिस है, तो हमें x कंपोनेंट चाहिए k1 का। तो पहले डायग्राम की हेल्प से निकालना पड़ेगा। देखो एक काम करो, इसे इक्वेशन डाल लो कोई सी, अभी तक कोई सी इक्वेशन थोड़ा ना डाली है कहीं, तो चलो 1 डाल लो, मैं करके बता दूं, आप है ना, चाहे तो फिर उस काम को साइड में वो कर लियो, नहीं तो फिर डायरेक्ट याद रख लियो, है ना, क्योंकि डेरिवेशन वैसे ही काफ़ी बड़ा है। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ट्राइंगल सा बना लो, ये एंगल ऊपर वाला थीटा है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस θ1, ऊपर वाला θ1 है तो, और x कंपोनेंट निकालना है k1 का, तो k1 तो ये रहा, इसका x कंपोनेंट ये है, जो x एक्सिस के अलोंग है, यानी ये वाला, ठीक है जी। मान लो ये O है ओरिजिन, और ये पॉइंट मान लो A है, ये वाला, तो OA निकालना है आपको, OA, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, ठीक है जी, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए, वो आपको ये नहीं चाहिए, ये चाहिए बेस, चाहिए बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगा लो, ठीक है जी। कौन सा लगाओगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये समझने की चीज़ है, मैं समझा दूँ, बस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो साइड में आप कर सकते हो। तो बेस को कितना है, बेस है OA, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस ये कितना है, k1, बिना वेक्टर के लिखो, और एंगल क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है,
आधार बटे कारण होता है कोस, तो कोस 90 माइनस थीटा 1, ठीक है जी। तो ओ ए बराबर आ जाएगा K1, 90 में से घटा साइन हो जाएगा, साइन थीटा 1। इसका मतलब कितना आया, ओ ए कितना आया, K1 साइन थीटा 1, यानी ओ ए क्या है, एक्स कंपोनेंट है K1 का, तो K1 का एक्स कंपोनेंट यानी कि K1x आ गया। K1 का एक्स कंपोनेंट ओ ए है और वो कितना आया, K1 साइन थीटा 1। इसी प्रकार अब तो सिमिलरली कर दो, K1x कितना आ जाएगा, वो K1 डैश एक्स, ओ बी वगैरह छोड़ो, डायरेक्ट ऐसे बताओ, K डैश है ना, K1 डैश साइन थीटा 1 डैश आ जाएगा। इसी प्रकार देखो उधर के लिए बता दो, K2x कितना आएगा, क्या जाएगा, K2 साइन थीटा 2, समझ गए। तो ये वाला जो चीज़ है ना, आप साइड में को लिख दियो, मैं इसे बॉक्स में को बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। चलो तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ ना। तो इसे नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट में तो परेशान हो जाओगे कहाँ से क्या हो रहा है, इतना बड़ा बोर्ड है नहीं कि व्यवस्थित तरीके से करें, तो इसलिए नोट करते चला करो साथ साथ, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स तो मिलेंगे ही आपको व्यवस्थित। देखो यहाँ से नीचे कर रहा हूँ मैं, इससे ऊपर मत देखना, नीचे देखो, कहाँ रहते हम, यहाँ फर्स्ट में, ये पहले इधर ही कर दूँ है ना, फर्स्ट एम्प्लाइज करो, ये चीज़ साइड में होकर के दिखा दियो है ना। तो क्या आएगा फर्स्ट में, K1x की जगह क्या रखोगे, ये रहा K1 साइन थीटा 1 बराबर K1 डैश एक्स, K1 डैश साइन थीटा 1, थीटा 1 डैश है ना। और K बराबर एक फॉर्मूला आप जानते हो, V बराबर ओमेगा अपॉन K, ठीक है जी। ये बीएससी फर्स्ट सेम में था, लास्ट वाली यूनिट होगी वेव मोशन, उसमें V बराबर ओमेगा अपॉन K। V क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग, और K क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। तो यहाँ से K बराबर क्या आएगा, K बराबर क्या आएगा, ओमेगा अपॉन V, ठीक है जी। K बराबर आएगा ओमेगा अपॉन V, यहाँ रखो, बताओ K1 कितना आएगा, ओमेगा 1 अपॉन V1, और K1 डैश कितना आएगा, ओमेगा 1 डैश अपॉन V1। V1 डैश नहीं होगा क्योंकि V1 है वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम। अब भाई रिफ्लेक्शन के बाद भी तो फर्स्ट मीडियम में ही है, तो V1 डैश नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ओमेगा 1 डैश मान रखा है इसके लिए, तो ओमेगा 1 डैश रहेगा, ठीक है। तो यहाँ रख दो वैल्यू K1 की, क्या आएगा, ओमेगा 1 अपॉन V1 साइन थीटा 1 बराबर K1 डैश क्या आएगा, ओमेगा 1 डैश अपॉन V1 और साइन थीटा 1 डैश, V1 से V1 कैंसिल, और ओमेगा 1 डैश दोनों बराबर है, तो ओमेगा 1 की जगह ओमेगा 1 डैश रख दो, तो ओमेगा 1 डैश साइन थीटा 1 बराबर ओमेगा 1 डैश साइन थीटा 1 डैश, ठीक है जी। ओमेगा 1 डैश से ओमेगा 1 डैश कैंसिल, तो आया साइन थीटा 1 बराबर किसका आया, साइन थीटा 1 डैश के। तो कितना आ गया कंपैरिजन करने पे, थीटा 1 आया थीटा 1 डैश के बराबर। थीटा 1 किसके बराबर आया, थीटा 1 डैश के। और यही तो बात आपको प्रूफ करनी थी भाई, थीटा 1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा 1 डैश क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण, परावर्तन कोण। और आपको पता तो है दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का, ठीक है जी। तो आप लिख देंगे हैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर है। यही परावर्तन का दूसरा नियम है, इट इज, है ना, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 3 बातें प्रूफ हो गई, एक चीज और प्रूफ करनी है, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसे आप स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो उसे प्रूफ करेंगे। आइए उसे प्रूफ कर लेते हैं। देखो इन दोनों को उठाया तो ये प्रूफ हो गया। रिफ्रैक्शन वाला करना है तो पहले को इसे उठा लो, पहले और इसे, बीच वाले को छोड़ दो, ये रिफ्लेक्शन का है। तो वी हैव क्या आएगा, K1x
बराबर k2x। अब तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, k1x पता है कितना है, k1 sin थीटा 1 है ना, k2x भी हमने साथ में ही निकाल लिया था, क्या आएगा k2 sin थीटा 2। k1 की वैल्यू रख लो, फॉर्मूला बता ही रखा k का, देखो वो लिखा k बराबर होता है ओमेगा अपॉन v, या v बराबर ओमेगा अपॉन k से आया है, तो क्या आएगा k1 ओमेगा 1 अपॉन v1, v1 है वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में, ये हो जाएगा ओमेगा 2 अपॉन v2, भाई मीडियम बदलेगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी अब, और यह साइन थीटा 2। ठीक है जी। भाई आपको पता है ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा 2 के, देखो वो प्रूफ कर चुके पहले ही, तो ओमेगा 1 की जगह ओमेगा 2 रख दो, है ना, ओमेगा 2 है तो v2 और यहाँ साइन थीटा 2, तो ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कैंसिल, तो एक काम करो साइन थीटा 2 को बेटे में ले आओ, साइन थीटा 1 के अपोन में, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर आ जाएगा v1 अपॉन v2, v1 ऊपर गया v2 अपॉन में ही। और आपको पता हो, ठीक है जी, क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे आप कहते थे, क्या कहते थे हिंदी में, आपेक्षिक अपवर्तनांक, उसका फॉर्मूला था v1 अपॉन v2 होता है 1 and 2। ठीक है, 10th क्लास में भी था, 12th में भी था, तो क्या आएगा साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर आ गया 1 and 2। और खुद देख के बताओ साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 and 2 था या नहीं, स्नेल का नियम। यहाँ थीटा 1 है आई के स्थान पर और आर के स्थान पर थीटा 2 है, तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर 1 and 2, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि आपेक्षिक अपवर्तनांक, है ना, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है? तो ये क्या है, लिख देना इट इज स्नेल्स लॉ, ब्रैकेट में लिख देना सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, यही स्नेल का नियम है या अपवर्तन का द्वितीय नियम है, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉ प्रूफ करने को देता है इसकी हेल्प से, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए किसी बाउंड्री पर जो दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अलग करती है। तो दो नियम हमने यहाँ से प्रूफ कर दिए थे, जब दो नियम तो यही है, जो एक ही प्लेन में लाई करती हैं रेज, तो वो एक साथ कर दिया था दोनों, और इनका सेपरेट सेपरेट कर दिया, तो चार चीज़ें हमने प्रूफ की, 3 वे और एक ये 4, ये वाला है ना, तो 4 चीज़ें इसमें प्रूफ की, यानी चारों नियम प्रूफ किए और एक ये, तो 5 बैठेंगे वैसे तो। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका जो काफ़ी है ना समझने का है, इसे आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपकी फ्रेजनल की इक्वेशन हम पढ़ेंगे और एक स्टोक्स लॉ रह रहा है, बस और कुछ खास नहीं है। तो 3-4 लेक्चर में, मुश्किल से 4 लेक्चर और नहीं तो 3 लेक्चर, हालांकि फ्रेजनल की इक्वेशन भी है ना काफ़ी लेंथी है, तो एक ही लेक्चर में रखेंगे उसे भी, तो 3-4 लेक्चर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसे बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से वीडियो को 2 बार देखकर, है ना, मिनिमम आप इसे तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।